करा गया कोई गंभीर अपराध है, यानी 306 के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो उनको सजा मिल पाना संभव भी नहीं है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हरी स्वरूप है मुरादाबाद से। हरी स्वरूप जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछे। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है सर, हमारी पत्नी ने 2 शादी कर ली। एक शादी हमने प्रूव कर दी, दूसरी शादी उसे छोड़कर फिर तीसरी जगह कर ली उसने। तो उसके खिलाफ हमने 494 का मुकदमा कर रखा, उसने तलाक का मुकदमा कर रखा और उसका 125 पहले खारिज हो गया। तो क्या खर्चा दे सकती है वो? देखिए 125 सीआरपीसी में कोई भी पिटीशन थी जिसको न्यायालय ने मेरिट पे यानी गुण दोष के आधार पर यदि रिजेक्ट कर दिया है तो निश्चित रूप से उसकी अपील में वो गई होंगी। यदि अपील में नहीं गई हैं तो वो आदेश ही अंतिम आदेश माना जाएगा और वो कोई भी मेंटेनेंस आपसे नहीं ले सकती हैं। जहां तक दूसरा या तीसरा विवाह करने का प्रश्न है, उसमें 494 आईपीसी के अंतर्गत आपने जो एफआईआर उनके खिलाफ पंजीकृत कराई है, उस एफआईआर में एविडेंस के अकॉर्डिंग जो फाइनल जजमेंट होगा, उस जजमेंट से वो जो लेडी हैं यानी आपकी पूर्व में जो पत्नी रही हैं, उनके उस आदेश से वो आच्छादित होंगी और उस आदेश के प्रकाश में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी हम कॉलर्स हमें कॉल कर अपने सवाल पूछें। शिवानी जी, इनकम टैक्स चोरी करने पर दंड के क्या कानून है? देखिए, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे कई सारे प्रोविजंस हमारे सामने आते हैं। जैसे कोई भी इंसान अगर अपनी किसी भी वैल्यूएबल थिंग को, बिलियन को, ज्वेलरी को हाइड करता है इस उद्देश्य से कि वो उसको अपने इनकम के विवरण में दिखाए नहीं, तो उसमें बेसिकली उसके लिए भी इनकम टैक्स के अंदर कुछ पीनल प्रोविजंस हैं जो कि है 2 साल का इम्प्रिजनमेंट अलोंग विथ फाइन। उसके बाद अगर हम आते हैं, अगर किसी ने भी अपनी इनकम को किसी कंसील कर रखा है किसी भी मैलिफाइड इंटेंशन से, और अगर कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर उनके घर पे या ऑफिस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की चेकिंग के लिए पहुंचता है, अगर वो उसको उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या फिर रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं तो उस पर भी हमारा इम्प्रिजनमेंट है 2 ईयर्स का अलोंग विथ फाइन। अब हम आते हैं, अगर कोई भी इंसान अपनी किसी प्रॉपर्टी को हाइड करता है या वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे दिखा करके अपनी इनकम के सोर्स को छुपाता है तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस माना जाता है जिसमें 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। अब हम आते हैं, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिस जनरली हम सब ने एक टर्म सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है कि किसी भी इनकम पे जब तुरंत टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाता है ऑन सोर्स, यानी कि उसी वक्त, तो उसको हम बोलते हैं टीडीएस। बहुत सारी इनकम्स होती हैं जिन पे टैक्स एट सोर्स डिडक्ट होता है, लेकिन कोई भी इंसान अगर अपनी ऐसी इनकम्स को, जैसे लॉटरी, उसने कोई पजल में या किसी भी तरीके की ऐसी इनकम जिसमें पैसे मिलते ही उससे टैक्स डिडक्ट होता है, और अगर उसको किसी भी तरीके से छुपाता है या फिर उसको दिखाने की इनकम पे ना दिखाने की कोशिश करता है, उस केस में सेक्शन 206 के तहत उसको एक सिवियर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है जो मिनिमम तो 3 मंथ से स्टार्ट होती है, बट अगर ये इसके ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा रिजिड हैं तो उस केस में ये 7 साल तक की सज़ा के लिए भी हकदार होता है वो इंसान जो इस चीज़ पे करता है। अब हम आते हैं, अगर कोई इंसान अपना टैक्स इवेजन करता है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में यहाँ मैं आपको अंतर बताना चाहूँगी। टैक्स प्लानिंग होती है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई लॉस नहीं होता है, हम अपनी इनकम के सोर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिसमें डिपार्टमेंट का कोई लॉस नहीं होता है। बट टैक्स इवेजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम इलीगल वेज के थ्रू अपने टैक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देना, अपनी इनकम को गलत दिखाना, कम दिखाना, अलग अलग तरीके की डिडक्शंस क्लेम करके अपनी इनकम को कम कर लेना, 87A में रिबेट ले लेना। तो इन चीज़ों में टैक्स इवेजन आता है। टैक्स इवेजन में 100, इसमें भी 2 फिगर्स हैं, अगर 100,000 से कम का फिगर उन्होंने टैक्स इवेट करा या 100,000 से ज़्यादा का टैक्स इवेट करा है, उसमें भी अलग अलग प्रोविजंस हैं। अब मैं एक और जनरल जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, अजीत है कानपुर से। अजीत जी, सवाल पूछिए अपना। संपर्क टूट गया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र है बरेली से। सुरेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल है जी कि मैं बैंक पे नौकरी करता था
हेलो। जी हाँ, सवाल पूरा करिए। डिपार्टमेंट। हाँ, मैं बैंक में नौकरी करता था, बैंक में। और ये कंप्लेंट का केस था, मेरे कस्टमर में 2 कंप्लेंट थी मेरे अगेंस्ट पे। हेलो। जी सवाल पूरा करिए। हाँ, मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट की, 2 कस्टमर ने कंप्लेंट की थी मेरे अगेंस्ट पे। जी और मैंने बैंक से इंक्वायरी के समय ये बार बार 3-4 बार लिख के दिया था कि आप उनको बुलाइए, जी इंक्वायरी में बुलाइए, लेकिन उन्होंने दोनों कंप्लेनेंट को बुलाया नहीं। और इससे कंप्लेनेंट के बिना आए तो केस मेरा सॉल्व हो नहीं सकता। तो इसके लिए कैसे हम क्या कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट को? देखिए, आप बैंक के एम्प्लॉई हैं, आपके खिलाफ किन्हीं 2 व्यक्तियों द्वारा जो कंप्लेंट की गई है, उन कंप्लेंट में जो कंटेंट्स यानी एलिगेशन जो आप पर लगाए गए हैं, उन एलिगेशन का आपका कथन बिल्कुल सही है कि जब तक वो दोनों कंप्लेंट करता आपके अधिकारी के समक्ष आकर कंप्लेंट की पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक उन पर लिखे हुए कंटेंट्स का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी आपके जो योगदान के टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अभी एक जो भी आपके यहाँ बैंक ऑफिसर इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए दोनों कंप्लेनेंट को एक लेटर रजिस्टर्ड आंक से सेंड करना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं आते हैं तो सामान्य तौर पर जनरल नोटिस के लिए जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उसमें पब्लिकेशन कराया जाता है। तो आपके ऑफिसर एक सामान्य नोटिस भी जारी कर सकते हैं किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें उन दोनों कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेंट की पुष्टि करने के लिए बैंक में समन कर सकते हैं। जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये भी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपके बैंक के अधिकारी हैं, जो भी इसकी जांच कर रहे हैं, वो उनको समन कर सकते हैं। बावजूद इसके वो नहीं आते हैं तो उनकी जो कंप्लेंट है उनको वो सेट असाइड कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। और वो जो एप्लीकेशन आपके खिलाफ दी गई हैं उनमें तथ्य अगर आपके खिलाफ नहीं पाए जाते हैं तो वो बैंक अधिकारी उन कंप्लेंट कर्ता के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ जो एप्लीकेशंस दी गई हैं, उन एप्लीकेशंस में जो भी अथॉरिटी जांच कर रही है उनको इन जनरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए यदि कंप्लेंट करता आते हैं तो उनकी तथ्यों को अवलोकित करना चाहिए। यदि नहीं आते हैं तो उन एप्लीकेशनों को समाप्त करते हुए आपको अपने योगदान को सरलतापूर्वक करने देना चाहिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें, अपने सवाल पूछें। शिवानी जी अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैंने अभी तक ये बताया था कि इनकम टैक्स में चोरी करने पे क्या क्या पीनल प्रोविजंस हैं। मैं एक आखिरी बात और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग होती है एवरी ईयर, वो हर एक असेसी को करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि हम अगर एक हाउसवाइफ भी हैं तो हम तब भी हमें अपना, यहाँ अगर हम पेंशनर भी हैं तब भी हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। और इस तरीके से हमें ये पता लगता रहेगा कि हर एक असेसी की या हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की इनकम किस किस स्लैब्स पे असेसिबल है। तो यही कुछ पीनल प्रोविजंस हैं जो इनकम टैक्स के तहत हमें बताए गए हैं। जी बिल्कुल। शिवानी जी, अगर किसी ऑफिस में किसी प्रेग्नेंट महिला को निकाल दिया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ कानून है? जी, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था कि क्या क्या सैलरी के प्रोविजंस होते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी इसमें मैं आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन की सैलरी, लीव और उसमें क्या क्या मैटर्निटी बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया होता है। ये हर एक इंडिया के हर एक स्टेट्स पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लगता है वहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये डबल जेओपार्डी पे फिर हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि अगर एक एक्ट ऑलरेडी लग रहा है और उसमें वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो दूसरे एक्ट का लगना उसके लिए वो डबल लॉस बेनिफिट हो जाएगा। इस वजह से उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी ESI लगता है वहाँ पे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगता है। अब मैं बताना चाहूँगी, कोई भी एम्प्लॉय जो कि वुमेन है और वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसको एक नोटिस देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयर को कि वो इतने मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो इतने दिन वर्किंग में रहेगी या इतने दिन वो नॉन वर्किंग रहेगी। उस केस में जो नॉन वर्किंग होता है 12 वीक्स का टाइम मिलता है, 6 वीक्स बिफोर प्रेगनेंसी एंड 6 वीक्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो डिलीवरी के पहले के 6 हफ्ते और डिलीवरी के बाद के 6 हफ्ते ये हमको कुछ लीव्स मिलती हैं। कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट होती है,
इस पीरियड के दौरान कोई भी एम्प्लॉयर उस वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी सैलरी में किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं कर सकती उसके नॉन वर्किंग के बेसिस पे। इसमें बहुत सारी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि एम्प्लॉयर्स जनरली सैलरी डिडक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। इस केस में एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अगर आपने किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर के अगेंस्ट स्यू कर दिया तो उस केस में उनके लिए विथ फाइन और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। रिगरस मतलब विथ a very strict imprisonment rules are being defined under the हमारा मेटर्निटी एक्ट 1961। तो कोई भी वुमेन जा करके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती कि ये इस एम्प्लॉयर ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेटर्निटी उनकी सैलरी को डिडक्ट करा है। अब मैं ये बताना चाहूँगी, इन केस अगर वो तब भी उससे ज़बरदस्ती काम कराता है या एम्प्लॉयर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉई से हु इज़ प्रेग्नेंट अगर वो उससे किसी भी ऐसे नेचर का काम कराता है, जैसे कोई भी ऐसा काम जो वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जनरली डॉक्टर्स डज नॉट रेकमेंड, उस केस में अगर उसका कोई भी अबॉर्शन होता है या कोई मिसकैरेज होता है, उस केस में भी एम्प्लॉई द प्रेग्नेंट वुमेन कैन स्यू अगेंस्ट द एम्प्लॉयर फॉर ऑल द कॉम्पनसेशंस। उसके बाद हम ये भी बताना चाहेंगे अदर व्हाट आर द बेसिक ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर एक प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉय के लिए। उस केस में उनको अगर नर्चिंग फैसिलिटीज चाहिए, जैसे उनको अपने बेबी को फीड कराना है आफ्टर गिविंग द बर्थ टू द बेबी, उसमें भी उनको बेसिक उनको देना पड़ेगा। सेफ्टी इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रही हैं तो उस टाइम पे उनकी सेफ्टी का खास ख्याल रखना है कि उनको किस जगह पे बैठालना है, या कहीं पे स्टेयरकेस है तो उनके लिए ऑफिस का नीचे अरेंजमेंट कराना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनको फॉलो करना है। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, संतोष है कानपुर से। संतोष जी सवाल पूछिए अपना। कानपुर में किराए की दुकान है जी, उसमें मकान मालिक के अगेंस्ट मैंने दुकान खाली कराने और गिराने के लिए स्टे ले रखा है सिविल जज। जी संतोष जी बात पूरी करें। तो जब मैंने स्टे ले रखा मकान मालिक के अगेंस्ट दुकान खाली कराने और तोड़ने के अगेंस्ट में, उसके बावजूद मैडम मुझे चारों तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। मैं विकलांग आदमी हूँ, तो अब मुझे स्टे ले रखा फिर भी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, आपके मकान मालिक ने आपके खिलाफ यदि कोई इजेक्टमेंट का सूट फाइल किया है, यानी बेदखली का मुकदमा फाइल किया है, और उसमें कोई आपको बेदखल करने का आदेश हुआ है, तभी आपको कोई बेदखली की बात कर सकता है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, या स्वयं मकान मालिक। और उसके लिए भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पुलिस का अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट स्पेसिफिक उनको डायरेक्शन न दे। अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि संबंधित थाने की पुलिस इस मकान को रिक्त कराए, तभी पुलिस को अधिकार मिलता, अन्यथा नहीं मिलता है। आपने अपने कब्जे वाली दुकान जहां पर आप वैधानिक किराएदार के रूप में अध्यासी हैं, उसका आपको पोजीशन सिक्योर रहे, इसके लिए आपने इंजंक्शन कोर्ट से ले रखा है, यानी स्थायी निषेधाज्ञा या अस्थायी निषेधाज्ञा का उपशम कोर्ट से ले रखा है, तो आपको मकान मालिक बेदखल नहीं कर सकता है। अगर इस संबंध में मकान मालिक आपको पुलिस के द्वारा मैनिपुलेशन करके या किसी भी तरह से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपको स्टे ऑर्डर की कॉपी लगाते हुए जो अधिकारीगण हैं, यानी जिले के कप्तान को, जिले के जिलाधिकारी को और उच्च प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को, डीजीपी तक आपको लिखित शिकायत करनी चाहिए। आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ जो भी न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है लैंडलॉर्ड की तरफ से, वो डिफेंडेंट होंगे आपके इंजंक्शन सूट में, तो आप उनके सारे कंप्लेंट को जहां से आपने इंजंक्शन सूट प्राप्त किया है, यानी सिविल जज सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन के द्वारा जो आपको इस निषेधाज्ञा का उपशम प्रदान किया गया है, उसमें आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। ऑर्डर 39(2)(a) के जो प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे उसमें उनको नोटिस होगा, और नोटिस होने के बाद निश्चित रूप से वो कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ नहीं करेंगे जिससे आपके अपने अधिकारों का हनन हो। तो आपको ऐसे मकान मालिक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के भी पूर्ण अधिकार हैं, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को लिखित शिकायत करने से संबंधित थाने के लेवल से जो आपको प्रताड़ना मिल रही है उससे आप बच जाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कानपुर से संदीप हैं। संदीप जी सवाल पूछिए अपना। जी हाँ जी, हेलो जी सवाल पूछिए।
ये हमारी जमीन में विद्यालय बन चुका है सरकारी। संदीप जी टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर सवाल पूछें। जी हाँ जी, हमारी जमीन में विद्यालय बन चुका है सरकारी जी सरकारी। ना तो उसका कोई मुआवजा मिला है अभी तक और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है। और एसडीएम कह रहे हैं। संदीप जी टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर सवाल पूछें। जी हाँ जी, हमारी जमीन में विद्यालय बन चुका सरकारी और एसडीएम कह रहे हैं कि वहाँ से मिलिए शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग कह रहा है कि एसडीएम से मिलिए। ना तो उसका कोई मुआवजा दे रहा। देखिए, आपकी भूमि पर कोई भी यदि सरकारी विद्यालय निर्मित हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी भूमि का अधिग्रहण किया गया होगा। आपकी भूमि का यदि एक्विजिशन किया गया है तो भूमि के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे वहां पर स्वामित्व के रूप में आपका नाम या आपके घर में जिसका भी स्वामित्व उसका नाम दर्ज होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एसडीएम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दीजिए। उस प्रार्थना पत्र में आप उस जगह के मेजरमेंट की रिक्वेस्ट करिए, यानी उस जगह की नपाई का प्रार्थना करिए। तो आपका जो प्रार्थना पत्र होगा उसमें एसडीएम के आदेश के बाद भौतिक रूप से जो जगह है उस जगह का मेजरमेंट हो जाएगा। मेजरमेंट होने से ये क्लियर हो जाएगा कि जिस जगह पर बिल्डिंग बनाई गई है वो जगह किस आराजी पर निर्मित है, और उस आराजी पर यदि आपका स्वामित्व है तो निश्चित रूप से उस स्वामित्व के संबंध में अधिग्रहण की कार्रवाई, यानी कोई ना कोई अवार्ड हुआ होगा। अवार्ड नहीं हुआ है तो आपकी जगह का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। आप इन दोनों तथ्यों को लेते हुए पहले भूमि का मेजरमेंट कराइए, फिर एक सभी फैक्ट के साथ में प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को और जिला विद्यालय निरीक्षक को दीजिए। यदि उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, यानी संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो आप जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी के बाद आप कमिश्नर महोदय को भी इस संबंध में सूचित कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी जिले में कोई भी प्रपोजल किसी भी लैंड के एक्विजिशन का जाता है तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उस शासन को जाता है और जिलाधिकारी महोदय के बिहाफ पर एडीएम लैंड एंड एक्विजिशन उसको एक्वायर्ड करने का प्रोसेस करते हैं। तो आपको एसडीएम को पहले प्रार्थना पत्र देना चाहिए और जिला विद्यालय निरीक्षक को देना चाहिए। उन पर कोई कार्रवाई ना होने पर जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय को प्रार्थना पत्र देना चाहिए। मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान इस लेवल से हो जाएगा, और इसके बाद भी नहीं होता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते हुए अपना रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें, अपने सवाल पूछे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी सवाल पूछिए। मैडम सवाल पूछो उमेश जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा एक मुकदमा लोकायुक्त के यहाँ चल रहा है जी। मेरा एक मुकदमा लोकायुक्त के यहाँ चल रहा था। उन्होंने बिना किसी कारण के मेरा मुकदमा समाप्त कर दिया और मैंने रिकंसिडरेशन की दरखास्त लगाई। उस पर अभी 1 महीना हो गया, कोई जवाब नहीं दिया है। देखिए उमेश जी, आपने लोकायुक्त महोदय के समक्ष जो कंप्लेंट दर्ज कराई होगी उसमें किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आपने, जो जनसेवक हैं या जो इस तरह के अधिकारीगण हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, आपने ऐसे ही किसी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई होगी। उस कंप्लेंट में जो भ्रष्टाचार के कंटेंट हैं, यानी जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किया है कि जिस अधिकारी की शिकायत की है या जिस राजनेता की शिकायत की है, जिस किसी व्यक्ति की आपने शिकायत की है, उसके यदि आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और लोकायुक्त महोदय के समक्ष वो एविडेंसेस आपने प्रेजेंट किए हैं, तो निश्चित रूप से आपके पिटीशन पर आपके रिलीफ के अकॉर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए। आपके कथनानुसार लोकायुक्त महोदय ने यदि आपकी याचिका पर विधियोचित आदेश नहीं किया है या आपके तथ्यों को सुना ही नहीं गया है या आपके एविडेंस को कंसीडर ही नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको लोकायुक्त महोदय के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका देनी चाहिए। आपके कथनानुसार आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है, उस प्रार्थना पत्र को लीगल शेप में, यानी उसको कानूनी रूप से आप तैयार करते हुए पुनर्विचार याचिका वहां पर दीजिए, अर्थात रिव्यू पिटीशन फाइल करिए। रिव्यू पिटीशन को आप जब फाइल करेंगे तो रिव्यू पिटीशन में लोकायुक्त महोदय को विधि अनुसार
दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हुए रिव्यू पिटीशन का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करना पड़ेगा। इस पर स्पेसिफिक लॉ है जो लोकायुक्त महोदय को मानना होगा और लोकायुक्त महोदय आपके द्वारा जो पिटीशन दी जाएगी उस पर मेरिट पे यानी गुण दोष के आधार पर निर्णय करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए संदीप है कानपुर से। संदीप जी सवाल पूछिए अपना। यहाँ ऐसे कि अभी बताया है कि मेरी जमीन विद्यालय बना हुआ है, मैंने अभी कॉल करी थी तो मेरे को ये जानकारी देनी थी कि लेखपाल और कानून गो की रिपोर्ट लगी हुई है। जी हाँ जी, अभी ऐसे आपने बताया कि मेरी जमीन विद्यालय है, मतलब उसका जो एसडीएम डीएम से एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहाँ से लेखपाल कानून गो की रिपोर्ट लगी हुई है कि मेरी जमीन में ही विद्यालय बना हुआ है। मेरी जमीन में ही विद्यालय बना, वो मुश्किल जमीन है, बाबाओं की संपत्ति है और ना ही हमारे से माइनस हुआ। जो मेरे पास कागज चटौनी है ना तो उससे फाइनल। माफ करिए, आप अपने एक स्टेप से बच गए। अब आपको, जैसा कि मैंने कहा, आपकी लैंड अगर एक्वायर्ड हुई है तो उस संबंध में आपको एडीएम लैंड एक्विजिशन और डीएम महोदय को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए कि मेरी ये भूमि है जिसमें राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम स्वामित्व कर्ता के रूप में दर्ज है और मेरी भूमि पर जो विद्यालय बना है इसका एक्विजिशन हुआ है कि नहीं हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन में एक प्रार्थना पत्र का जवाब आप एडीएम लैंड एक्विजिशन या जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त कर लीजिए। यदि आपको आरटीआई के अंतर्गत संपूर्ण विवरण मिल जाता है कि एक्विजिशन हुआ है तो आप मुआवजे के हकदार हैं, और एक्विजिशन अगर नहीं हुआ है तो उसको फिर डीएम महोदय के स्तर से एक्विजिशन के प्रोसेस को करने का, जो शासन को अपना भेजना है रिपोर्ट और शासन को प्रस्ताव भेजना है, ये सारी कार्रवाइयां पहले होनी चाहिए थी जब विद्यालय बनना प्रारंभ हुआ था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो ये गंभीर त्रुटि है और इस संबंध में आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके अपना जो भी प्रतिकर है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए केशव है लखनऊ कानपुर से। केशव जी सवाल पूछिए। साहब जो है हमारा सवाल ये है, हमारे पिताई एक्सपायर हुए 10-12 साल हो गए। हाँ वकील साहब, जो है हमारे फादर एक्सपायर हुए हैं 10-12 साल पहले। उसके बाद हमारी एक मकान है का जो है उसको 3 भाई रहते हैं। केशव जी बात पूरी करें अपनी। 10-12 साल पहले एक्सपायर हुए हैं और हम 3 भाई एक मकान में रहते हैं। किसी तरह से हमारे भाई ने 8-9 साल पहले वो अपना नाम मकान करा दिया है दोनों भाइयों। केशव जी सवाल पूरा करिए। चलिए संपर्क टूट गया। आप फिर से कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं जिस तरीके से आप अपनी बात पूरी करें। जी, अभी दर्शकों का जो प्रश्न था उसका हम विधि अनुसार जवाब दे रहे थे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम रिप्लाई देंगे। पहला क्वेश्चन जो था जिस पर मैंने अपना रिप्लाई दिया, सुशांत सिंह का केस बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई भी दिया गया। आपसे अनुरोध है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप क्या? जी बिल्कुल, सवाल मैं आपसे पूछूं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो
तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म, सरयू किनारे चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर, रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें, अपने सवाल पूछे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजीत हैं सोनभद्र से। अजीत जी सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मेरा एक सिविल सूट चल रहा है जी, जिसमें हमारा 18 लाख का क्लेम है, मनी रिकवरी सूट। मनी रिकवरी सूट, उसमें हमारा मतलब फाइनल स्टेज में हमारा सब लिखित बहस वगैरह सब सबमिट हो चुका है, लेकिन जज साहब द्वारा ऑर्डर नहीं किया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि डे टू डे हियरिंग करके हमारा मतलब जल्दी निस्तारण किया जाए, ये भी हो नहीं पा रहा है। तो मैं कैसे करूं? देखिए, आपका जो सिविल सूट है जिसमें आपने मनी को रिकवरी करने के लिए कोर्ट से प्रेयर की है, आपके एविडेंसेस, आपके रिटन आर्गुमेंट सबमिट हो जाने के बाद यदि न्यायालय उन इश्यूज को डिसाइड करते हुए जजमेंट पारित नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देते हुए आपके केस में आदेश करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बावजूद यदि न्यायालय के द्वारा कोई क्वेरी होगी आपसे या कोई एडिशनल एविडेंस को कलेक्ट करने की न्यायालय की मंशा होगी, तो वो आपको उस एप्लीकेशन में ऑर्डर करते हुए सूचित करेंगे। अगर इसके बावजूद नहीं होने तो आप डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के समक्ष ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी टीए फाइल कर सकते हैं कि आपको संबंधित न्यायालय से न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके केस को डे टू डे हियर करते हुए एक्सप्रेसली जजमेंट करना है। निश्चित रूप से न्यायालय के जो भी व्यूज हैं उन व्यूज को आने के बाद यदि न्यायालय इस तरह की कार्रवाई के बाद अपना जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करती है, तो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को आपके केस को ट्रांसफर करने के विधिक अधिकार हैं और आपका केस दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर होगा, तो वहां पर वो जजमेंट की स्टेज पर होने के साथ ही साथ बस जो नई न्यायालय होगी उस नई न्यायालय को आपके आर्गुमेंट को पुनः सुनना होगा। आर्गुमेंट को पुनः सुनने के बाद विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर उनको अपना आदेश प्रोनाउंस करना होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, सविता है दिल्ली से। सविता जी सवाल पूछिए। हेलो। सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी, सवाल पूछिए।
हेलो, सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हाँ जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं तो कहता था कि हमने अपनी बेटी की शादी करी थी 2016 में। जी। हेलो, सवाल पूरा करें। हाँ, तो मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी 2016 में। मैंने सही पैसा लगाया था। लड़के के जो है, जिस बेटी की शादी करी थी मैंने, जो हमारा दामाद है उसके अनैतिक संबंध है किसी दूसरी लड़की से, और वो हमारी बेटी को मतलब मनाई से तंग करता है वो, और हर तरह का टॉर्चरिंग करता रहता है। और मतलब हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, आपकी पुत्री को अगर उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो प्रताड़ित किए जाने के लिए जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम से संबंधित आप संबंधित थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, यानी एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। उस एफआईआर में लड़की को जिस तरह की प्रताड़ना दी जा रही है, यानी नेचर ऑफ ऑकरेंस, जो घटना की प्रकृति है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज होगी। यदि मारपीट की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है या किसी और तरह की प्रताड़ना दी जा रही है, तो सारे घटनाओं का अलग अलग आईपीसी के अंतर्गत जो सेक्शन है उन सेक्शन के अकॉर्डिंग एफआईआर पंजीकृत होगी। साथ ही साथ आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में यानी डीवी एक्ट में उसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो प्रताड़ना दी जा रही है उन सारे कंटेंट्स पर आप अपनी बेटी को रिलीफ दिला सकते हैं, यानी बेटी को एंटी मेंटेनेंस भी मिल सकता है, बेटी को जो प्रताड़ना मिल रही है उसके खिलाफ दंड भी मिल सकता है उसके हस्बैंड को। तो आपको डीवी एक्ट के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो पुत्री के साथ में घटनाक्रम हो रहा है उस पर नहीं दर्ज हो रही है, तो आपको न्यायालय के द्वारा 156(3) उपधारा इसकी 156 उपधारा 3 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश कराने का आपको विधिक अधिकार है। साथ ही साथ यदि डाउरी की कोई मांग हो रही है तो 498A के प्रोविजंस भी हैं, उसमें भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। या लड़की को जिस नेचर का, मैं पुनः कहना चाहता हूं, जिस नेचर की प्रताड़ना है उस नेचर के घटनाक्रम के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको थाने में दर्ज करानी चाहिए। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर अभी सवाल पूछे। और धर्मेंद्र जी, अब प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन के क्या कानून है? देखिए, किसी भी आपसे माफी चाहती हूँ, रोकना चाहूंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, उड़ीसा से है कृष्णा रानी। कृष्णा रानी जी, सवाल पूछिए। मैं मेरे पिताजी का जो प्रॉपर्टी है उसी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पिताजी एक डिफेंस पर्सनल है, एयरफोर्स के गए, उसके बाद यहाँ की रिसर्च सेंटर जो है ये भारत सरकार का युद्धकालीन का है, इसलिए मैं ज्यादा तो पिताजी का काम काज के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं प्रॉपर्टी के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरे पिताजी का 2015 में देहांत हुआ था, लेकिन उसके पहले से ही उनका जो खरीदी हुई मेरे पिताजी जगह खरीद के वहाँ पर घर बनाए थे और कुछ लैंड थे, लेकिन वहाँ पर गांव में, हमारा गांव मिदनापुर में है, वहाँ पर सब कब्जा करके बैठे हैं। इसी के बारे में मैंने नरेंद्र मोदी जी से फोन लिख के बताया कि फिर वेस्ट बंगाल का गवर्नर यहाँ मिदनापुर से क्यों सीबीआई को क्यों नहीं गया था? हमारा तो जो वॉकिंग प्लेस है मेरे पिताजी का वो तो ऑर्डर सीबीआई लॉ का है। तो अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर काम करते हैं तो पूर्व मिदनापुर से सीबीआई को अगर कुछ खत लिखते हैं तो वो क्यों नहीं जाता है? क्यों का जो सीबीआई का जो आदेश में मैंने पोस्टर डाली थी वो पोस्ट मास्टर ही उसको बैक करा देते हैं। और पूर्व मिदनापुर वेस्ट बंगाल में तो हम डिफेंस पर्सनल होकर देश के लिए इतना करके भी कुछ फायदा नहीं है। आप रिकॉर्डिंग करके रखिए और इसको टेलीकास्ट कीजिए। वेस्ट बंगाल में तो इतना गंदा काम होता है जो कुछ भी, मैं तो फरार होकर भी बोल सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ। सब कुछ कागज है, तभी भी लैंड का कोई दूसरा कोई मकान बना लेते हैं। मैम, आपकी समस्या को पूरी तरह समझ लिया है मैंने। आपके जो पिता की संपत्ति है उस पिता की संपत्ति पे कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके रखा गया है और आपने इसकी कंप्लेंट हर जगह की है, अर्थात आपने देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी लिखित कंप्लेंट की है और प्रशासनिक अधिकारियों को की है। इसके बावजूद आपकी भूमि से अवैध कब्जे नहीं हटे हैं। आपको हम विधिक जानकारी देना चाहते हैं कि जहां पर आपकी पिता की संपत्ति स्थित है उस जिले के न्यायालय में आपको
वैधानिक कार्रवाई बेदखली की करनी चाहिए, यानी इजेक्टमेंट का सूट फाइल करना चाहिए, और जो इलीगल ट्रेसपासर हैं उनको इजेक्टमेंट कराने के लिए आपको न्यायालय की डिक्री लेनी चाहिए। न्यायालय की डिक्री यानी बेदखली का जो वाद होगा उस पर पारित आदेश के माध्यम से आपके जिले की जो पुलिस है वो आपका सहयोग करते हुए इस तरह के अवैध कब्जे धारकों को बेदखल कर देगी। आपको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये सिविल नेचर का मामला है, और सिविल नेचर के मामले के लिए जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग न्यायालय को ही कार्य करने के विधिक अधिकार हैं। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और फिर सवाल पूछें। धर्मेश जी, प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन के क्या नियम है? देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की जाती है और उसको एक निश्चित मियाद तक यानी सर्टेन पीरियड तक उसको रोका जाता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो जो प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद बेचने के बीच का जो अमाउंट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस में कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। कैपिटल गेन को पे करने से पहले कैपिटल एसेट्स को जानना बहुत जरूरी है। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आपकी धर्मेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, मेरे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, मालती है। मालती जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए मालती जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। मैडम, मुझे ये पूछना था, मेरे जो हस्बैंड है उनका कई साल पहले, मेरे हस्बैंड जो है जल्लीगम में है, जल्लीगम में सर्विस करते हैं यूपी में। तो उनका केस मतलब जो सेवा आयोजक है उन्होंने उल्टे सीधे मतलब आरोप लगाते मेरे हस्बैंड को वहां से मतलब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। तो अब जो है तो फिर हमने लेबर कोर्ट में मुकदमा किया उनके खिलाफ, जल्लीगम वालों के। तो उन्होंने जो है वहां से मतलब लेबर कोर्ट से हम जीत गए थे, कानपुर लेबर कोर्ट में हमने मुकदमा किया था। और फिर उन्होंने जो ऑफिस वाले हैं उन्होंने मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया हमारे खिलाफ। फिर हम वहां पे केस जीत गए थे। उन्होंने स्टे दिया कि ये मतलब हमारे 5 साल के पैसे रोक लिए उन्होंने, जैसे और इलेक्ट्रेंट का वेतन दिया जाए, और मेरे हस्बैंड को सैलरी भी आधी मिल रही है, पता नहीं किस हिसाब से। और मैडम हमने दोबारा फिर वहाँ पे मतलब अपील की हाई कोर्ट में। वहाँ पे क्या है कि वो बार बार मतलब तारीख लगती रहती है, वो कहते हैं एयरिंग की तारीख लग रही है, एयरिंग की तारीख लग रही है, वो कुछ नहीं रहा है। और 2019 में तारीख लगी थी, वो तारीख मुझे याद नहीं है कौन सी थी, उसके बाद कोई तारीख नहीं लगी 2020 में। देखिए मैम, आपने आपके हस्बैंड को जो डिपार्टमेंट से रिलीफ नहीं मिला उससे व्यथित होकर डीएलसी के समक्ष जो सूट फाइल किया, डीएलसी के जजमेंट के बाद आपने हाई कोर्ट में यानी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में उस आदेश की अपील हुई। उस अपील में आपको जो बेनिफिट मिलना था अकॉर्डिंग टू लॉ प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी जब सेकेंड अपील की गई है डबल बेंच के समक्ष, तो उसके लिए आपको न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए, केस को मेंशन कराने के लिए, केस को प्रस्तुत कराने के लिए। जब न्यायालय के समक्ष आप एप्लीकेशन देके यानी आपका एडवोकेट ये कहेगा कि इस केस में ये अर्जेंसी है, मेरे क्लाइंट को जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे डीएलसी के ऑर्डर के लाइट में वो आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो सेकंड अपील है उस पे न्यायालय अर्जेंसी को देखते हुए हियरिंग करेगी और आपकी सेकंड अपील भी फर्स्ट अपील की तरह डिसाइड होगी मेरिट पे। यदि डीएलसी का और फर्स्ट अपील के ऑर्डर आपके फेवर में है तो ज्यादातर संभावना विधि अनुसार यही है कि सेकंड अपील भी आपके पक्ष में ही आएगी, यानी उसका जो भी जजमेंट होगा आपके पक्ष में होगा। बस आवश्यकता यह है कि आपके एडवोकेट के माध्यम से उस अपील को निस्तारित कराने के लिए, उसकी सुनवाई के लिए मेंशन कराना होगा। उस मेंशन की कार्रवाई को न्यायालय के समक्ष अर्जेंसी प्रूफ करते हुए प्रेजेंट करना होगा। जी, धर्मेश अपनी बात पूरी करें। जी, मैं जैसा कि दर्शकों को बता रहा था कि जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति द्वारा क्रय की जाती है यानी परचेज की जाती है और उसको फिर आगे सेल किया जाता है, तो परचेज और सेल के बीच का जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस अमाउंट पे कैपिटल गेन दिया जाता है। जैसा इनकम टैक्स का शेड्यूल होगा यानी टैरिफ होगा,
स्लैब होगा, उस स्लैब में 30% का टैक्स जिसको लगता है या 20% का टैक्स जिसको लगता है, उसको ये टैक्स पे करना होगा। इस टैक्स को पे करने से बचने के प्रोविजंस हैं। इससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो आपके कैपिटल गेन देने के प्रोविजंस हैं, उसमें इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54, 54 EC और 54 F, ये तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई और उस परचेज की गई प्रॉपर्टी को उसने 24 माह तक होल्ड करके रखा, यानी 24 माह के अंदर इसने यदि उसको ट्रांसफर किया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू स्लैब पे करना पड़ेगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर उस व्यक्ति द्वारा 24 माह के बाद, यानी उसके बाद के समय में उसको विक्रय किया जाता है और उसको विक्रय करने में जो डिफरेंशियल अमाउंट प्राप्त होता है, अर्थात मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि उदाहरण के तौर पे 25 लाख रुपए की किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया और उसको 3 साल बाद उस संपत्ति को विक्रय करने के बाद 50 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो जो 25 लाख उसका प्रिंसिपल अमाउंट था और 25 लाख रुपए जो उसको बढ़ के मिले, उस 25 लाख रुपए बढ़े हुए अमाउंट पे उसको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अंतर यह है कि शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि लॉन्ग टर्म में उसको छूट भी प्राप्त हो सकती है। जो सेक्शन 54 के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में यदि किसी आवासीय प्रभाग को परचेज किया जाता है और वो लॉन्ग टर्म के पीरियड के बाद उसको सेल किया जाता है, तो उसमें उसको जो महंगाई भत्ते हैं उसके बेनिफिट भी प्राप्त हो सकते हैं, या अदर एक्सपेंसेज उनके, क्योंकि जैसा कि अभी शिवानी जी ने डिफाइन किया था, टैक्स को पे करने के बारे में आपको एक शेड्यूल बताया था, तो निश्चित रूप से जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन को पे करने के भी प्रोविजंस हैं। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके एक्सपेंसेस का, महंगाई भत्ता का, या जो अदर प्रोविजंस हैं, लेकिन ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो बैंक है उस बैंक में उस व्यक्ति का एक कैपिटल गेन स्कीम का जो खाता है वो खाता जरूर ओपन होना चाहिए और वो एक्सेस अमाउंट उसका उसी खाते में डिपॉजिट होना चाहिए। कुछ लोग अगर उसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं, करेंट अकाउंट में रखते हैं, तो उसको फिर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको सामान्य तौर पर हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, श्याम है। श्याम जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए। हेलो श्याम जी सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। जी जी मेरा सवाल है। हेलो श्याम जी टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें। जी मेरा सवाल ये है, मेरी सीसी लिमिट बनी हुई है पंजाब नेशनल बैंक में जी, जी, और मेरी जो है मैंने उसमें 2 चेक काटे थे, 30,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। मेरा चेक जो है क्या नाम, मेरा चेक जो है एक बॉक्स कर दिया और 10,000 वाला चेक क्लियर कर दिया और फिर जिसके नाम चेक काटा था उसके खाते में से पैसा वापस मंगा लिया मर्जेंट में। 30,000 रुपए मेरे से जो है रिश्वत के लिए और 20,000 रुपए की और डिमांड की। फिर मैंने इसकी जो है सूचना सब अधिकारी को दी, अभी तक जो है मुझे कोई रिव्यू नहीं मिला और उल्टी सीधी और मुझे बातें बताते हैं। और मेरी सिक्योरिटी भी वहाँ रखी हुई है, 50 लाख रुपए की जो है 40 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी हुई है, जो रजिस्ट्री रखी हुई है। आपका प्रश्न क्या है? आपसे अनुरोध है हमारा, आपका प्रश्न स्पष्ट करें कि आप क्या जानकारी चाहते हैं कानूनी, जिससे आपको रिलीफ मिल सके। मैंने सब जो है सब। श्याम जी टीवी का वॉल्यूम कम करें। मैं जानकारी चाहता हूँ, मेरी सीसी लिमिट मेरी उन्होंने बगैर नोटिस के जो है कैसे बंद कर दी, उन्होंने ना मुझे नोटिस दिया ना कुछ दिया, तो मेरी उन्होंने बंद कर दी। तो मैं इसके अंदर क्या करूँ? मेरे प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जो अधिकारी हैं उसके बैंक के सब अधिकारियों को, सबको जो एप्लीकेशन जो है भेजी है, सबको जो है सब जगह जो है मैंने कम से कम 20-22 जगह एप्लीकेशन भेजी है, अभी तक कुछ नहीं इसके अंदर हुआ। और जब भी मैं जाता हूँ
जब भी मेरे साथ उल्टी सीधी बातें थी, मैंने पुलिस को भी सूचना दी, सब चीज को भी कहते हैं मेरे बहुत बुच्चे तक मेरी पकड़ है, कुछ नहीं कर पाओगे, जो आप क्या करोगे, जैसे भी करना। तो मैं तो 3 महीने तक बंद करने से परेशान रहा, बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी, उनके सामने हाथ जोड़े, उनके पाँव पकड़े, उनके सामने रोहा। वो 3 महीने तक मेरे साथ ऐसे ही जो है वो करते रहे, अभी तक उसके अंदर कुछ भी हो नहीं पाया। सवाल तो ये है, सीसी लिमिट बैंक में है तो निश्चित रूप से सीसी लिमिट के लिए बैंक की सारी करस्पॉन्डेंस आपने पूरी की होंगी और आपके कथनानुसार आपने सीसी लिमिट कराने के लिए अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को प्लस भी कर रखा है। तो बैंक में सीसी लिमिट को क्लोज करने के बिना किसी कारण का कोई भी अधिकार किसी बैंक अधिकारी को नहीं होता है। आपका जो घटनाक्रम है इस संबंध में आपने आपके कथनानुसार कोई भी शिकायत जो बैंक को की है उसकी सीसी उच्च अधिकारियों को नहीं की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको बैंकिंग लोकपाल के समक्ष इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित अपनी मेल या रिटर्न कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। आरबीआई को उस बैंक के जो चेयरमैन हैं या उस बैंक के जो एमडी हैं उनको आपको रिटर्न कंप्लेंट और मेल सेंड करनी चाहिए। उससे आपके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को निस्तारित होने में आसानी होगी और यदि लोकल लेवल से यानी बैंक मैनेजर के लेवल से या उससे किसी उच्च अधिकारी के लेवल से आपको इस तरह की परेशानी हुई है तो मैं जैसा आपको एक सुगम और वैधानिक रास्ता बता रहा हूं, उस कंप्लेंट को दर्ज कराने के बाद इन लोगों के द्वारा जो भी एक्ट आपके अगेंस्ट में किया गया है उस संबंध में एपोलॉजी आपसे मांगी जाएगी और एपोलॉजी आपको दी जाएगी। एपोलॉजी के साथ ही साथ आपकी सीसी लिमिट फिर कंटिन्यू हो सकती है। जी धर्मेश जी, अगर शादी के बाद अगर पत्नी साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ कानून है? आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रुड़की से हैं ज्ञानवीर जी सवाल पूछिए। तो संपर्क टूट गया, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, राजीव है उत्तराखंड से। राजवीर जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछे। मेरा सवाल ये था, हमने किसी से जमीन ली थी। हेलो राजवीर जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछे। हेलो हाँ सर, मेरा सवाल ये था, हमने किसी से जमीन ली थी जी, तो वो जमीन मतलब 10-15 साल उनके नाम पे है, उनके नाम पे भी नहीं है। सवाल पूरा करिए। तो जिनसे हमने जमीन ली वो जमीन उनके नाम पे भी नहीं है, किसी और से हमने ली है जी। तो उसमें कल के दिन कोई विवाद नहीं हो सकता है। देखिए, आपको किसी भी भूमि को क्रय करने के लिए 2 चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। एक तो आपकी जिस लैंड को आप परचेज कर रहे हैं यानी जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी है उसका टाइटल सही है या नहीं सही है, यानी उसका मालिकाना हक सही है या नहीं सही है। और मालिकाना हक सही है कि नहीं इसकी जानकारी करने के लिए आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी जो राजस्व अभिलेख है उनका अवलोकन कराना चाहिए। यदि वो मकान है तो जो म्यूनिसिपल एरिया की अथॉरिटी है वहां से उसको आपको जांच कराना चाहिए। उससे आपको टाइटल क्लियर है या नहीं है इसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष जहां पर भूमि के क्रय विक्रय का रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर भी आपको सर्च करानी चाहिए। जब ये तीनों सर्च आपको क्लियरली मिल जाए यानी आपकी जांच सही हो, इसके साथ दूसरी बात आपको देखनी बहुत आवश्यक है कि जो चेन ऑफ द डीड है यानी टाइटल का सिजरा है वो सिजरा क्लियर है कि नहीं है। इसको मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत जगह पर प्रॉपर्टी जो उदाहरण के तौर पर ए बी सी 3 लोगों द्वारा पहले ए के नाम थी, फिर बी ने परचेज की, बी के पास आ गई, फिर सी ने परचेज की, सी के पास आ गई। तो ये चेन देखना बहुत जरूरी है। इस चेन को क्लियर होने के बाद ये प्रॉपर्टी को परचेज करें और फिजिकल पोजीशन है या नहीं है सेलर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानकारी करना आपको बहुत जरूरी है। यदि भौतिक कब्जा और टाइटल सही है तो आपको प्रॉपर्टी परचेज करने में कोई भी विधिक बाधा नहीं है। आप कंसिडरेशन अमाउंट देके प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, थोड़ा कमी है समय की, माफी चाहेंगे आपसे, मैं अपनी ही रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवाल के जवाब मिले होंगे। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।